Hello, students. Welcome to the boarding school. And I am Rishabh sir, senior chemistry faculty with over 11 plus years of experience. And today we have come with another important and interesting video from JEE Mains exam point of view in this crash course, which is on collision theory. Collision theory is part of chemical kinetics. तो केमिकल काइनेटिक्स आपने अगर पढ़ रखा है तो आपने कोलिजन थ्योरी पढ़ा होगा। और कोलिजन थ्योरी क्या है? तो ये थ्योरी बेसिकली बताता है कि कोई सा रिएक्शन मेरा किस तरह से प्रोसीड होगा, या फिर अगर रिएक्टेंट्स हैं तो वो किस कंडीशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे एंड किस कंडीशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आज हम उसी चीज को डिटेल में देखने वाले हैं कि कब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एंड कब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड सॉलिड स्फीयर्स। सो आई कैन राइट all the molecules are assumed to be hard solid spheres, and these molecules they are moving randomly in the container. They are moving randomly in the container, which we call as Brownian motion. So second point we can write all these molecules are moving randomly. All these molecules are moving randomly. अब लॉजिकली सोचो, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और वो इस तरह से रैंडमली मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब जब कोलाइड करेंगे तो उस कोलिजन में कुछ मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब जो रिएक्टेंट है वो कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद कुछ कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, कुछ कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो किस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा वो चीज हम लोग को कोलिजन थ्योरी में देखना है। तो आई कैन राइट दैट पॉइंट ऑल्सो। These molecules can collide with each other. These molecules can collide with each other. Some of these collisions will lead to formation of products. Some of these collisions will lead to formation of product. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि किस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, किस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा। तो वहां पर कोलिजन को दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। पहला होता है एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। एंड जो कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है उस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, for a collision to be effective, it should overcome two barriers. It should overcome two barriers. पहला बैरियर है मेरा एनर्जी बैरियर एंड सेकेंड बैरियर है मेरा ओरिएंटेशन बैरियर। दो बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा, एक होगा एनर्जी बैरियर, एक होगा ओरिएंटेशन बैरियर। अब वन बाय वन हम इन दोनों बैरियर्स के बारे में समझते हैं। पहला क्या है? एनर्जी बैरियर। दूसरा क्या बैरियर बोला? ओरिएंटेशन बैरियर। तो पहला हम समझते हैं अबाउट एनर्जी बैरियर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ एनर्जी बैरियर। अब एनर्जी बैरियर ये बोलता है कि जब भी कोलिजन होगा
तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। जब भी कोलिजन होगा तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होके एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर पहुंच रहा है तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए आफ्टर कोलिजन वो होता है इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। टोटल एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बोले तो वो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई ड्रॉ कर्व, तो कर्व आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। लेट्स से दिस साइड आई एम राइटिंग, लेट्स से दिस आई एम राइटिंग एनर्जी। पहले एनर्जी का कर्व देखते हैं, एनर्जी, एंड दिस साइड लेट्स से रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये कर्व मेरा इस टाइप का हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एंड ये कर्व मेरा इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर मैं देख रहा हूं कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहां पर मैं देखता हूं ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक हो गया, ये रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक हो गया। अब मैं यहां पे ये भी मेंशन कर दूं, इस साइड मैंने एनर्जी प्लॉट किया है, इस साइड मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया है। अब ये जो पीक है इस कर्व का या फिर पीक ऑफ दिस कर्व, इसको मैं बोलता हूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस पीक को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पे मैं लिख सकता हूं इस पीक को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना होगा। रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना होगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, EA is representing activation energy। ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, ये मेरा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। सेम यहां पे भी देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। So we can see that activation energy is the energy which is required by the reactant molecule to form the activated complex. And if you see total energy of the activated complex, if you want to see the total energy of the activated complex, then that is known as threshold energy. ETH is threshold energy. Let me write over here. ETH is threshold energy. And what is this threshold energy? So it is the total energy of the activated complex. So if you want to see a relation, we can write threshold energy is equal to the energy of reactant plus activation energy. Threshold energy जो होगा वो energy of reactant plus activation energy होता है। इतनी बात आ गई समझ? तो अब मुझे ये समझ आ गई कि एनर्जी बैरियर मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसके हेल्प से वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? तो आंसर इज नो, ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अब उसके लिए एक और डायग्राम और ग्राफ मैं देख सकता हूं। ये ग्राफ है बिटवीन
fraction of molecules and energy. This graph is between fraction of molecules and energy. तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का है. लेट्स से ये पॉइंट जो है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है. टेम्परेचर लेट्स से T1 है. T1 टेम्परेचर पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया. तो ऑल दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which are having energy more than the activation energy, these fraction of molecules will be able to get converted into product provided वो ओरिएंटेशन बैरियर को ओवरकम कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता कैसे? तो हम ये बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी equal or more than activation energy is equal to e to the power minus of EA upon RT. e raised to the power minus of EA upon RT ये होता है. अब मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. लेट्स से I have increased the temperature to T2. मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 कर दिया. तो उस केस में क्या होता है? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर तो दिस ग्राफ आई एम प्लॉटिंग एट टेम्परेचर T2 एंड दिस T2 इज मोर देन T1. T2 इज मोर देन T1. तो इस केस में मुझे एक चीज दिखेगा कि ग्राफ का जो पीक है वो नीचे आ गया है. ठीक है. और मैं भी देख सकता हूं कि ग्राफ जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. एंड नाउ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. तो ये 3 पॉइंट मैं लिख सकता हूं. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा? पीक ऑफ कर्व कम्स डाउन. सेकेंड पॉइंट क्या लिखूंगा? कर्व shifts rightward. And third मैं लिखूंगा number of molecules having energy equal or more than activation energy increases. अच्छा, what about area of this curve? तो area of this curve will remain constant. ये पॉइंट भी लिख सकता हूं मैं that area of the curve remains constant. एरिया ऑफ द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये बात हो गई अबाउट एनर्जी बैरियर कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जिसके पास कोलिजन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी आ रही है. और उस एनर्जी से वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? दे विल फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा सिर्फ वो ही प्रोडक्ट बना सकता है. ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट. उसके साथ वन मोर कंडीशन था. क्या था वो? कि ओरिएंटेशन बैरियर को भी ओवरकम करना होगा. तो चलिए सेकंड समझ लेते हैं ओरिएंटेशन बैरियर का कंसेप्ट. ओरिएंटेशन बैरियर. ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब हुआ कि जो कोलिजन होगा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करता हूं तो अपन ने देख रखा है कि SN2 रिएक्शन में अटैक जो होता है वो बैक साइड अटैक होता है. किधर से अटैक होगा? बैक साइड अटैक. तो जो बैक साइड अटैक है दैट इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर SN2 रिएक्शन. जो फ्रंट साइड अटैक है वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है. जैसे मैं E2 एलिमिनेशन की बात करूं तो उसमें भी क्या है?
एंटी एलिमिनेशन, मतलब जो बेस है वो एंटी हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ अ रिएक्शन। अगर मैं डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूं तो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। लेट्स से दिस इज a reactant molecule A2 which is combining with another reactant molecule B2। अब जब ये कोलाइड कर रहा है तो देर आर टू वेज बाय विच दे कैन कोलाइड। एक तरीका है ये कुछ इस तरीके से कोलाइड हो जाए, ये कुछ इस तरीके से कोलाइड हो जाए, ए बी बी। और सेकेंड तरीका है कि वो कुछ इस तरीके से कोलाइड हो जाए। दिस इज सेकेंड वे ऑफ कोलाइडिंग A2 and B2। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B। अब मैं बोल रहा हूं कि ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर होगा, कोई एक इम्प्रॉपर होगा, तो मैं बोल रहा हूं इसको इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इसको मैं बोल रहा हूं प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर ऊपर वाला इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो वो वापस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैं बोल रहा हूं ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो वैसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड ये क्या किए हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करके आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब भी प्रॉपर डायरेक्शन से कोलिजन होगा तो ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर इम्प्रॉपर डायरेक्शन से कोलिजन हो रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कितने कोलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यहां डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सॉरी, यहां पे मैं डिफाइन करूंगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पहले उसको समझने के लिए मुझे डिफाइन करना होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं Z से। होता क्या है, सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, it is the total number of collisions, it is the total number of collisions taking place per unit volume per unit time. Number of collisions taking place per unit volume per unit time, that is known as collision frequency। मतलब टोटल Z collisions हो रहे हैं। और यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करता हूं। सॉरी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर प्रोबेबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं P से। P क्या होता है, it tells us about the probability, it tells us about the probability that the collision is with proper orientation। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। और मैं इसके साथ अगर e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT को भी ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विच आर विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड विच आर हैविंग इक्वल एनर्जी और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है रेट कांस्टेंट विच इज इक्वल टू P इंटू Z इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। और ये P इंटू Z को मैं कंबाइन करके लिखता हूं A, सो इट इज A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इस K को क्या बोलते हैं, इस K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और A को क्या बोलते हैं, A is our Arrhenius constant। So K is rate constant, K is our rate constant, A over here is Arrhenius constant। A क्या हो गया, Arrhenius constant। एंड इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं Arrhenius इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, Arrhenius इक्वेशन। सो यहां से हम ये चीज देख सकते हैं कि K चेंज होगा जब मेरा एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, और K चेंज होगा जब मेरा
टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दो फैक्टर पे के डिपेंड करेगा यहां पर, पहला टेम्परेचर, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। सो वी कैन राइट इफ T increases, then K will increase, or if activation energy decreases, then also K will increase. Now activation energy decrease कब होगा? तो activation energy decrease होता है जब हम catalyst यूज करते हैं। तो catalyst क्या करेगा? activation energy decrease करता है, मतलब वो कोई और पाथ सेलेक्ट करता है जिसकी activation energy कम है, और कम एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से अपना रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर मैं रिलेशन देखना चाहूं तो एक्सक्यूज मी, सो आई कैन राइट log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. ये रिलेशन है बिटवीन द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको, K1 इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, एंड मैं K2 को लिख सकता हूं, K2 इज रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। ये इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये इन ब्रीफ हो गया अपना कोलिजन थ्योरी। यहां पर आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो आपको याद रखना है Arrhenius इक्वेशन, दैट इज K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। सेकेंड आपको याद रखना है K will be changed if there is change in temperature and if there is change in activation energy. थर्ड आपको याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा अगर मैं कोई कैटलिस्ट को यूज कर रहा हूं। फोर्थ आपको फॉर्मूला याद रखना है, log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। और फिफ्थ चीज आपको याद रखना है कि A जो है वो मेरा Arrhenius कांस्टेंट है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और इन जनरल इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कोलिजन थ्योरी पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो समझ आ गया हो, टॉपिक क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे और भी मैं कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूं। आगे आपका जेई एडवांस्ड होगा, जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट होगा, तो उन सब के लिए भी मैं और डिटेल्ड वीडियोस लेकर आऊंगा, कोर्सेज लेके आऊंगा। आपको उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। चलो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, and we'll meet in the next session with one more interesting and important video from JEE Mains point of view. Thank you.